बिहार सामान्य ज्ञान को आज हम देखते हैं तो पाते हैं कि बिहार का संक्षिप्त परिचय क्या है। जैसे कि बिहार जो है उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पश्चिम में पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। और इन बिहार के संदर्भ में हमें प्रथम जानकारी हमें शतपथ ब्राह्मण से मिलती है, जिसमें ऋषि गौतम राहुगण से संबंध विधि माधव नामक एक राजा का उल्लेख मिलता है, जिसने मिथिला के गौरवशाली साम्राज्य की आधारशिला रखी। विधि राजा जनक उसके साम्राज्य के सर्वाधिक यशस्वी सम्राट हुआ करते थे और तत्कालीन भारत में मिथिला सर्वाधिक सुसंस्कृत एवं सभ्य राज्य था। बिहार की प्राचीनता उसके नाम से ही प्रकट होती है। वस्तुतः बिहार शब्द का तद्भव है, जिसका अर्थ है मठ अर्थात भिक्षुओं का निवास स्थान। राजनीतिक शक्ति के रूप में बिहार का उदय सर्वप्रथम मगध सम्राट बिंबिसार के शासन काल में हुआ था और इसकी जानकारी हमें वैदिक साहित्य और बौद्ध ग्रंथों से मिलती है। ठीक है। ईसा की पूर्व 4वीं शताब्दी में यहाँ मौर्य वंश का उदय हुआ। इसमें कहता है कि ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में यह मौर्य वंश का उदय हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक सम्राट अशोक हुआ। ईसवी सन 4वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासन काल में मगध साम्राज्य पूर्णतः उन्नति के शिखर पर पहुंच गया और इसके पश्चात बंगाल के पाल वंश के शासक ने 1197 ईस्वी तक यहाँ शासन किया। 12वीं से 17वीं शताब्दी तक बिहार में मुस्लिम शासन रहा, जिसका व्यापक प्रभाव आज भी बिहार के सामाजिक सांस्कृतिक ताने बाने पर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। 12वीं शताब्दी के मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इस प्रदेश को बिहार के नाम से संबोधित करना शुरू किया। शेरशाह सूरी के समय सूबों के रूप में बिहार की नई मान्यता मिली तथा प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार का स्थान अंग्रेजों के आगमन तक बना रहा। 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई में विजयी होकर अंग्रेज ने बिहार पर जो कब्जा किया वह 1947 ईस्वी तक देश में आज़ाद होने तक जारी रहा। 1764 ईस्वी में बंगाल के नवाबों के अंग्रेजों से पराजित होने के बावजूद बिहार बंगाल का ही एक अंग रहा। 1911 में बिहार और उड़ीसा को संयुक्त रूप से बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर एक पृथक राज्य बनाने की घोषणा की गई। तदनुसार 1 अप्रैल 1912 को बंगाल का विभाजन हुआ और बिहार के नाम से एक पृथक प्रांत का उदय हुआ। पहली बार 1936 में बिहार के 2 राज्यों में विभाजित कर दिया। उड़ीसा, जो बिहार की एक कमिश्नरी थी, को एक अलग प्रांत का दर्जा दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1948 ईस्वी में सरायकेला और खरसांबा 2 स्थानीय देशी राजाओं के स्टेट को बिहार में शामिल कर लिया गया और सिंहभूम जिले का अंग बना दिया गया। किंतु 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तब पुरुलिया और किशनगंज के कुछ भागों को काटकर पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया। इस प्रकार जब बिहार अस्तित्व में आया वह वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के निर्माण होने तक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 9वां और जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बना रहा। 2001 की जनगणना के बाद बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 12वां, तेलंगाना बनने के बाद देश का 13वां और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। राज्य का परिचय अगर हम देखेंगे बिहार का, तो बिहार का नाम बिहार है और बिहार स्थापना दिवस इसका 22 मार्च है। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की दिल्ली दरबार में घोषणा हुई थी और 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार उड़ीसा सहित प्रांत के गठन में विधिवत घोषणा अधिसूचना जारी की गई। इसके लिए 22 मार्च को बिहार राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया और बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग बिहार ने प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1912 से कार्य करना शुरू कर दिया। 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए अलग विधान परिषद के गठन का आदेश दिया गया और 1 अप्रैल 1936 को बिहार उड़ीसा दोनों अलग अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। राजधानी पटना है। उच्च न्यायालय पटना में है। राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू दोनों है। उर्दू जो है द्वितीय राजकीय भाषा है। राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय पुष्प गेंदा है। राजकीय पशु बैल है। 2013 से राजकीय पशु बैल है। राजकीय पक्षी गुरैया है। अक्षांशीय विस्तार 24-20-10 से 27-31-15 है और देशांतरीय विस्तार जो है 83-19-50 से 88-17-40 पूर्वी देशांतर है। क्षेत्रफल 994,163 वर्ग किलोमीटर है और लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ 345 और पश्चिम से पूर्व की उधर 483 किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल जो है 98,940 वर्ग किलोमीटर बिहार सरकार की वेबसाइट के अनुसार है। बिहार का जो क्षेत्रफल है वो 94,163 है, लेकिन फिर भी वेबसाइट पर दिया हुआ 98,940 वर्ग किलोमीटर सरकार की वेबसाइट के अनुसार। सीमाएँ और चौहद्दी: उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश है।
पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। कुल जनसंख्या जो है 10,40,99,452 है। पुरुष जनसंख्या 5,42,78,157 है। महिला जनसंख्या 4,98,91,295 है। नगरीय जनसंख्या जो है 11.3% है। ग्रामीण जनसंख्या 88.7% है। जनसंख्या वृद्धि दर 25.4% है। जनसंख्या घनत्व जो है 1,106 किलोमीटर है प्रति वर्ग व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात 918 है। साक्षरता दर 61.80 है। पुरुष साक्षरता जो है वो 71.2 है और महिला साक्षरता जो है वो 51.50% है। ग्रामीण साक्षरता 59.78% है। ग्रामीण पुरुष साक्षरता 69.67% है। ग्रामीण महिला लिटरेसी जो है 49.00% है। शहरी साक्षरता जो है ये 76.86% है और शहरी पुरुष साक्षरता जो है 82.56 है। शहरी महिला साक्षरता जो है 70.49% है। साक्षरता की दृष्टि से भारत में बिहार का जो क्रम है वो 35वां है। साक्षर आबादी 5,25,04,553 है। साक्षर पुरुषों की संख्या जो है 3,16,08,022 है। साक्षर महिलाओं की जनसंख्या 2,08,96,530 है। नगरीय समूहों की संख्या जो है 14 है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? 26। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर की संख्या कितनी है? बिहार में 26 है। महानगर की संख्या 1 है, सिर्फ पटना ही है। प्रमंडल कितने हैं? 9 है। जिला कितना? 38 है। पुलिस जिला जो है 40 है। अनुमंडल जो है 101 है। सामुदायिक विकास प्रखंड जो है 534 है। पंचायत 8,474 है। पंचायत समिति 534 है। पंचायत समिति के सदस्य 11,566 है। जिला परिषद 38 है। जिला परिषद के सदस्य 1,162 है। नगर निगम 11 है। नगर परिषद 42 है। नगर पंचायत 86 है। शहर जो है 199 है। सर्वाधिक शहर 139 + 60 जनगणना शहर है। देखो राजस्व ग्राम जो है 44,874। विश्वविद्यालय की संख्या 21 है और मुख्य फसल जो है वो धान, गेहूँ, मकई, चना और गन्ना है। प्रमंडल 9 है। 9 प्रमंडल है। इसमें से कौन कौन है? जैसे पटना है, मगध है, सारण है, तिरहुत है। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोशी, पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर। देखो विधानसभा क्षेत्र के सदस्यों की संख्या 243 है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 75 है। लोकसभा क्षेत्रों की संख्या 40 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें 6 हैं। विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 40 है। पंचायत सदस्यों की कुल संख्या 1,16,023 है। पंचायत मुखियों की कुल संख्या 8,437 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। ठीक है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है वो शेखपुरा है, 6,36,342। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला मधेपुरा है, 31.12 है। सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जिला गोपालगंज है, 19.02। ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है कैमूर है। जैसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है। सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जिला गोपालगंज है। सर्वाधिक कम जनसंख्या वाला जिला कैमूर है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। सबसे बड़ा नगर जो है वो पटना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का 10वां स्थान 13वां है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का 10वां स्थान 3रा है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का 10वां स्थान पहला है केवल राज्यों में और छठा है केंद्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद है। सर्वाधिक गर्म जिला गया है। सर्वाधिक ठंडा जिला गया है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई जो है वो 3,734 किलोमीटर है। जलवायु जो है मानसूनी है। औसतन वर्षा जो है 1,054 मिलीमीटर है। कुल वन क्षेत्र जो है 6,22,000 हेक्टेयर है, 6.65% है। कुल वन क्षेत्र जो है ये बदल गया है, अब 7.56% है कुछ। शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो है 53.32 लाख हेक्टेयर है। गैर कृषि कार्यों में लगी भूमि 16 लाख हेक्टेयर है। ऊसर और गैर कृषि योग्य भूमि जो है 4% है, 4 लाख हेक्टेयर है। स्थायी चारागाह 15,780 हेक्टेयर है और विविध पेड़ और बगीचे जो है 2.42
2,43,980 हेक्टेयर है। कृषि योग्य बंजर भूमि जो है वो 0.5% है, 45,000 हेक्टेयर है। चालू पड़ती भूमि जो 8,57,620 हेक्टेयर है। अन्य पड़ती भूमि 1,22,000 हेक्टेयर है। देखो बिहार का अगर इतिहास की हम बात करें तो बिहार प्रागैतिहासिक कालीन बिहार में क्या था कि बिहार के दक्षिणी भाग में आदि मानव के निवास के साक्ष्य मिले हैं। बिहार के दक्षिणी भाग में आदि मानव के विकास के साक्ष्य मिले हैं। सबसे पुराने अवशेष आरंभिक पूर्व प्रस्तर युग के हैं जो अनुमानतः 1,00,000 ईसा पूर्व काल के हैं। इनमें पत्थर की कुल्हाड़ी के फल, चाकू, खुरपी के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पत्थर के टुकड़े हैं। ऐसे अवशेष मुंगेर और नालंदा जिले में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। मध्यपाषाण युग के अवशेष मुंगेर में मिले हैं। यहाँ से प्रवर्ती पाषाण युग के अवशेष भी मिले हैं जो पत्थर के छोटे टुकड़ों से बने हैं। देखो मध्य पाषाण युग जो होता है ये 9,000 से 6,000 ईसा पूर्व के अवशेष सिंहभूम, रांची, पलामू, धनबाद, संथाल परगना जो अब झारखंड में है से प्राप्त हुए थे। ये छोटे आकार के पत्थर के बने सामान है जिनसे तेज धार और नोक है। नवपाषाण युग के अवशेष उत्तर बिहार में चिरांद, सारण जिला और चेचर, वैशाली जिला से प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण युग के अवशेष इनका काल सामान्यतः 2500 से 1500 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित किया गया। इनमें न केवल पत्थर के अत्यंत सूक्ष्म औजार प्राप्त हुए हैं बल्कि हड्डी के बने सामान भी मिले हैं। ताम्रपाषाण युग में पश्चिम भारत में सिंध और पंजाब में हड़प्पा संस्कृति का विकास हुआ। बिहार में इस युग के प्रवर्ती चरण के जो अवशेष चिरांद और वैशाली से, सोनपुर और मनेर से प्राप्त हुए हैं उनसे आदि मानव के जीवन के साक्ष्य और उसमें आने वाले क्रमिक परिवर्तन के संकेत मिलते हैं। उत्खनन में प्राप्त मृदभांड और मिट्टी के बर्तन के टुकड़े भी तत्कालिक भौतिक संस्कृति पर प्रकाश डालने में सहायक सिद्ध हुए हैं। ऐतिहासिक काल में बिहार उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में आर्यों का प्रसार पूर्वी भारत में आरंभ और लोहे का उपयोग भारत में 1000 से 800 ईसा पूर्व के मध्य प्रारंभ हुआ था। लगभग इसी समय आर्यों का बिहार में भी विस्तार हुआ और 800 ईसा पूर्व के आसपास रची गई शतपथ ब्राह्मण में गंगे घाटी के क्षेत्र बिहार क्षेत्र भी इसमें शामिल है कि आर्यों द्वारा जंगलों को जलाकर काटकर साफ करने की चर्चा मिलती है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में विशाल संगठित राज्यों का भी युद्ध हुआ जिन 16 महाजनपदों और लगभग 10 गणराज्यों की चर्चा इस काल में बौद्ध ग्रंथ में मिलती है। उनमें से 3 महाजनपद अंग, मगध और लिच्छवी गणराज्य बिहार के क्षेत्र में थे। इनके संबंध में विस्तृत जानकारी अंगुत्तर निकाय में मिलती है। प्रोफेसर आर डेविस की पुस्तक बुद्धिस्ट इंडिया के अनुसार 16 महाजनपद थे। एक काशी था, कौशल था, अंग था, मगध था, बज्जी, मलल, चेंदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक एकमात्र दक्षिणी महाजनपद था और अवंती, गंधार और कम्बोज। गंगा नदी के उत्तर में लिच्छवियों का गणराज्य था जो विभिन्न गणराज्यों का संघ था। इसकी सीमाएं वर्तमान वैशाली और मुजफ्फरपुर जिले तक फैली हुई थी और इसकी राजधानी वैशाली थी। अंग का राज वर्तमान मुंगेर और भागलपुर जिलों के क्षेत्र में फैला था। इसकी राजधानी चंपा अर्थात चंपानगर भागलपुर के समीप है। मगध के अधीन वर्तमान पटना, नालंदा, गया जिले के क्षेत्र थे। इसकी राजधानी गिरिब्रिज राजगृह है। वर्तमान राजगीर। तैयारियों के आगमन के पूर्व पुरापाषाण काल के औजार बिहार के गया, मुंगेर, पटना आदि स्थानों से मिले हैं। इन स्थानों में पुरापाषाण युग के चाकू, खुरपी, कुल्हाड़ी आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मुंगेर के भीमबांध से पुरापाषाण युग के औजार मिले हैं। गया के जेठियन से पुरापाषाण युग के कुल्हाड़ी, चाकू आदि प्राप्त हुए हैं। सोनपुर और सारण के चिरांद से हड़प्पा युगीन काले और लाल मृदभांड के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऐसे अवशेष भागलपुर, राजगीर, वैशाली से भी प्राप्त हुए हैं। ये सामग्रियाँ 1000 ईसा पूर्व की है जो बिहार में ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के प्रमाण है। उत्तर पाषाण युग में बिहार सांस्कृतिक रूप से विकसित अवस्था में था। लोगों ने गुफाओं से निकलकर कृषि कार्य करना शुरू किया, पशुओं को पालने लगे। लोग इस समय तक मृदभांड बनाना, खाना पकाना और संचय करना आदि सीख गए थे। ऋग्वेद के अनुसार आर्यों के आगमन के पूर्व बिहार में सभ्यता संस्कृति का विकास हो चुका था। ऋग्वेद के अनुसार आर्यों के आगमन के पूर्व बिहार में सभ्यता और संस्कृति का विकास हो चुका था। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए कीकट और व्रात्य शब्द का उल्लेख मिलता है। वाल्मीकि रामायण में मलद और करुणा शब्द संभवतः बक्सर क्षेत्र के लिए प्रयुक्त हुए थे। राम ने यहाँ राक्षसी तड़ाका का वध किया था। वायु पुराण में गया क्षेत्र में असुरों के राज होने की चर्चा की गई है। ठीक है। बिहार में आर्यों का आगमन। कुछ इतिहासकारों के अनुसार आर्य भारत में ईरान से आए और ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व में वे पंजाब हरियाणा क्षेत्र में बसे। ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट क्षेत्र और अमित्र शासक प्रेमगंध का उल्लेख है। इसमें अंग और मगध क्षेत्र में जाने की इच्छा व्यक्त की गई थी। वैसे तो कुछ आर्य ऋग्वैदिक काल में भी बिहार आ चुके थे किंतु मुख्य रूप से आर्यों ने उत्तर वैदिक काल में खासकर अथर्ववेद की रचना के दौरान बिहार में प्रवेश किया। आर्यों के सांस्कृतिक वर्चस्व का आरंभ ब्राह्मण ग्रंथों की रचना के समय हुआ। शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय, अरण्यक और वसवाज, स्नेही संहिता और सांख्यायन और अरण्यक और कौशिकीतिकी, अरण्यक और पंचविंश ब्राह्मण, अरण्यक ग्रंथ और गोपथ ग्रंथ और महाभारत आदि में वर्णित घटनाओं से तत्कालीन बिहार के विषय में काफ़ी जानकारी मिलती है।
जैसे देखो गया था, राजगीर था, पुनपुन आदि क्षेत्र को पुराण, वायु पुराण, पद्म पुराण आदि में पवित्र क्षेत्रों की श्रेणी में रखा गया है। वराह पुराण में कीकट को एक अपवित्र प्रदेश बताया गया है। विदेह में आर्यों के बसने के बाद शतपथ ब्राह्मण की रचना हुई, क्योंकि इसमें ही विदेह का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। विदेह माधव द्वारा अपने पुरोहित गौतम राहुगण का अग्नि का पीछा करते हुए वर्तमान गंडक नदी तक सदा नीरा नदी तक पहुंचने की बात शतपथ ब्राह्मण में की गई है। महाजनपद काल में बिहार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के 16 महाजनपद में से 3 बज्जी, लिच्छवी गणराज्य, मगध और अंग बिहार के क्षेत्र में थे। आधुनिक उत्तर बिहार को प्राचीन काल में बज्जी नाम से भी जाना जाता था। बज्जी महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें बज्जी के अतिरिक्त वैशाली, लिच्छवी, मिथिला, विदेह, कुंडग्राम के जातक विशेष रूप से विख्यात थे। वैशाली उत्तरी बिहार के वर्तमान वैशाली जिले में स्थित आधुनिक बसाड़ है। मिथिला की पहचान नेपाल की सीमा में स्थित जनकपुर धाम नामक नगर से की जाती है। यहाँ पहले राजतंत्र था, परंतु बाद में गणतंत्र स्थापित हो गया। अन्य 4 राज्यों में संभवतः उग्र, भोग, इक्ष्वाकु और कौरव थे। जैन साहित्य में जात्रिक के साथ इनका उल्लेख हुआ है। साथ ही इन्हें एक ही संस्थागार का सदस्य कहा गया है। बुद्ध के काल में ये 8 जनों का एक शक्तिशाली संघ था। बज्जी संघ में 8 जाति थी, जिनमें से विदेह, लिच्छवी, जात्रिक और बज्जी प्रसिद्ध थे। इसमें उग्र, भोग, कौरव और इक्ष्वाकु भी थे। लिच्छवी क्षत्रिय थे। संभवतः वे आर्यों से अलग किसी अन्य जाति से संबंध रखते थे। मिथिला के विदेह बज्जी संघ में सदस्य थे। किसी समय विदेह में वैशाली भी शामिल था। वैशाली के कुंडग्राम की जात्रिक जाति के लोग भी संघ के सदस्य थे। 24वें तीर्थंकर महावीर जैन जात्रिक ही थे। हत्ती ग्राम के उग्र जाति भी संघ के सदस्य थे। भोग नगर की जाति भोग अयोध्या या विदेह से आकर इक्ष्वाकु जाति और हस्तिनापुर से आई कौरव जाति के लोग संघ के सदस्य बने। बज्जी संघ के प्रधान लिच्छवी सरदार चेतक और चेटक की बेटी का विवाह जात्रिक कुल में हुआ था, जहाँ महावीर पैदा हुए। चेटक की पुत्री चेलेना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ हुआ। वैशाली में प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली थी, जो वैशाली की नगर वधू के पद पर आसीन हुई थी। आम्रपाली का कथित संबंध तत्कालीन मगध नरेश अजातशत्रु के साथ था। अपने प्रवासन के दौरान भगवान बुद्ध ने आम्रपाली के निवास पर भोजन किया था। आम्रपाली ने बौद्ध संघ को एक उद्यान समर्पित किया था। मगध सम्राट अजातशत्रु ने बज्जी संघ में फूट डलवाई और उस पर आक्रमण करके बज्जी संघ को पराजित कर दिया और मगध साम्राज्य की सीमा का विस्तार किया। वैशाली नगर के संस्थापक विशाल के वैशाली का राजवंश का प्रारंभ मनु के पुत्र नमे दृष्टि से होता है। इस वैशाली राजवंश का उल्लेख विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण और भागवत पुराण के अलावा कुछ अन्य स्रोतों से भी मिलता है। इस राजवंश में कुल 33 शासक हुए, जिनमें मनु और पुत्र नमने दृष्टि प्रथम राजा थे। वैशाली नगर की स्थापना करने वाले विशाल इस राजवंश के 24वें राजा थे, जबकि सुमति या प्रमति इस राजवंश की आखिरी राजा हुए। महात्मा गौतम बुद्ध के समय में उत्तर भारत की राजनीति में 4 शक्तिशाली राजतंत्रों जैसे कि कौशल, वत्स, अवंती, मगध का वर्चस्व था, जिनमें से एक मगध था। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। मगध महाजनपद में वर्तमान पटना और गया जिले शामिल हैं। मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक और पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत था। देखो, मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह थी और गिरिवृक्ष थे। ये 5 पहाड़ियों के बीच में स्थित थी। नगर के चारों ओर पत्थर की मजबूत प्राचीर बनाई गई थी। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित हुई। देखो, मगध जो राज्य था, मगध राज्य में समकालीन शक्तिशाली राजतंत्रों ने कौशल, वत्स, अवंती को अपने राज्य में मिला लिया और मगध का शासन क्षेत्र पूरे प्रदेश में विस्तृत हो गया। मगध साम्राज्य गौरव का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। ये महात्मा बुद्ध का मित्र एवं संरक्षक था। बिंबिसार एक महान विजेता था। उसने अपने पड़ोसी राज्य अंग पर आक्रमण कर उसे जीता और अपने साम्राज्य में मिला लिया। बिंबिसार वृद्धावस्था में अपने पुत्र अजातशत्रु द्वारा मारा गया। अजातशत्रु घोर साम्राज्यवादी था। उसने बज्जी संघ को परास्त कर उसका राज्य मगध में मिला लिया। उसके पश्चात उसने मल्लों के साथ संघ को भी विजित किया। अभिज्ञान चिंतामणि के अनुसार कीकट और मगध समानार्थी हैं। मगध तथा अंग एक दूसरे के पड़ोसी महाजनपद थे। दोनों को पृथक करती हुई चंपा नदी बहती थी। इस अंग का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अंग महाजनपद उत्तरी बिहार के भागलपुर तथा मुंगेर जिले वाले क्षेत्र में स्थित है और इस राज्य की स्थापना अंग नामक राजकुमार ने की थी। इसकी राजधानी चंपा वर्तमान भागलपुर के निकट स्थित है।
महाभारत और पुराण में चंपा के प्राचीन नाम मालिनी का उल्लेख मिलता है। दीर्घ निकाय के अनुसार इस नगर के निर्माण की योजना विख्यात वास्तुकार महागोविंद ने प्रस्तुत की थी। प्राचीन काल में चंपा नगरी अपने वैभव और व्यापार के लिए विख्यात थी। ह्वेनसांग ने इस स्थान चंपा को चेनेप्पो कहा था। तितुची अंग का पहला आर्य राजा था। यहाँ कुल 25 राजा हुए। अंग के 3 अंतिम राजाओं में प्रथम दतिवाहन थी, जिनकी पुत्री चंदना महावीर जैन धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला थी। वत्स राजा ने चंपा पर आक्रमण किया। अंग के दूसरे राजा द्रुदवर्मन ने अपनी पुत्री का विवाह उदयन के साथ किया। अंग का पड़ोसी राज्य मगध था। जिस तरह काशी और कौशल की सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था, उसी प्रकार अंग और मगध के बीच भी दीर्घकालिक संघर्ष चला। अंग के शासक बृहद्रथ ने मगध के राजा भाटिया को पहले पराजित कर मगध के राज्य के कुछ भाग को जीत लिया, लेकिन बाद में अंग का राज्य मगध में मिला लिया गया। बृहद्रथ इस वंश का अंतिम शासक था, जिससे हराकर बिंबिसार ने अंग पर अधिकार कर लिया। अंग के प्रमुख शहर चंपा, असरपुर, आसन, भज्जिये थे। महापरिनिर्वाण सूत्र में चंपा के अलावा अन्य 5 महानगरों के नाम राजगिर, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी और बनारस दिए गए हैं। बुद्ध काल में गंगा नदी के गंगा घाटी में लगभग 10 गणराज्य थे। इनमें से अलकप के बुली, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदे बिहार के अंतर्गत आते थे। देखो, अलकप के बुली बिहार के प्राचीन गणराज्य कौन कौन से हैं? अलकप का बुली गणराज्य आधुनिक बिहार राज्य के शाहाबाद, भोजपुर और मुजफ्फरपुर जिले के बीच स्थित है। बुली लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार बौद्ध की मृत्यु 487 ईसा पूर्व के पश्चात उन्होंने अपने अवशेषों पर एक भाग प्राप्त किया और उस पर स्तूप का निर्माण करवाया। देखो, वैशाली के लिच्छवी बुद्ध काल में सबसे बड़े और शक्तिशाली राज्य वैशाली के लिच्छवी गणराज्य की स्थापना सूर्यवंश के संस्थापक इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल ने की थी। ईसा पूर्व 7वीं सदी के आसपास वैशाली का राजतंत्र गणतंत्र में परिवर्तित कर दिया गया। कालांतर में बज्जी संघ की राजधानी विशाल थी। कालांतर में बज्जी संघ की राजधानी वैशाली बसाड़ बन गई थी, जिसकी सीमाएं वर्तमान वैशाली मुजफ्फरपुर जिले तक फैली हुई थी। लिच्छवी बज्जी संघ के सरप्रमुख थे। महाबग्गा जातम में वैशाली को एक धनी, समृद्धशाली तथा घनी आबादी वाला नगर कहा गया है। यहाँ अनेक सुंदर भवन, चैत्य तथा विहार थे। एकपन जातक से स्पष्ट होता है कि वैशाली नगर चारों ओर से 3 दीवारों से घिरा हुआ था। प्रत्येक दीवार एक दूसरे को एक योजन दूर थी, जिससे पहरे और मीनारे वाले 3 द्वार बने हुए थे। लिच्छवियों ने महात्मा बुद्ध के निवास हेतु महावन के प्रसिद्ध कट्टारगारशाला का निर्माण करवाया। था, जहाँ रहकर बुद्ध ने उपदेश दिए थे। लिच्छवी लोग अत्यंत स्वाभिमानी और स्वतंत्रता प्रेमी थे। उनकी शासन व्यवस्था संगठित थी। बुद्ध काल में अपनी समृद्धि की पराकाष्ठा पर स्थित लिच्छवी का राजा चेटक था। उसकी कन्या पुत्री चलेना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था। इस संबंध में ललित विस्तार में उल्लेख मिलता है। महावीर की माता त्रिशला चेटक की बहन थी। बिंबिसार के काल में लिच्छवी लोग काफ़ी शक्तिशाली थे। महात्मा बुद्ध ने उनकी एकता, शक्ति और गणराज्य की काफ़ी प्रशंसा की थी। जैन साहित्य से पता चलता है कि अजातशत्रु के विरुद्ध चेटक ने मलल, काशी और कौशल के साथ मिलकर एक सम्मिलित मोर्चा बनाया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इसका वर्णन मिलता है। वज्जियों का पाणिनि ने ब्रिज नाम लिखा है, पर लिच्छवियों का उल्लेख नहीं किया है। कात्यायन और पतंजलि ने भी ब्रजों का वर्णन किया है, जिसका सार्वभौमिक राज्य था। गुप्त वंश की प्रसिद्ध लिच्छवियों के साथ विवाह संबंध स्थापित करने से हुई। चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी, जो लिच्छवी राजकुमारी थी, से विवाह किया। लिच्छवियों का उल्लेख हालांकि रामायण, महाभारत, बौद्धिक साहित्यों में नहीं हुआ है। लिच्छवियों का जो उल्लेख था वो रामायण, महाभारत और बौद्धिक साहित्यों में नहीं हुआ है, लेकिन पाली धर्म ग्रंथ में उनका अनेक बार आया है उल्लेख। जैन साहित्यों में भी लिच्छवियों का वर्णन है। लिच्छवी वज्जियों का हिस्सा थे। नेपाल की वंशावली के अनुसार लिच्छवी लोग सूर्यवंशी थे। रॉक हिल के अनुसार शाक्य और लिच्छवी एक ही जाति की 2 शाखाएं थी। मनु के अनुसार लिच्छवी लोग ब्रात्य क्षत्रिय थे। वी स्मिथ के अनुसार लिच्छवी लोग तिब्बत से आए थे, परंतु इससे अनेक विद्वान सहमत नहीं हैं। मिथिला के विदे बिहार के भागलपुर, दरभंगा जिले के भूभाग में विदे गणराज्य स्थित था। बिहार के भागलपुर और दरभंगा जिले के भूभाग में विदे गणराज्य स्थित था। प्रारंभ में ये राजतंत्र था। यहाँ के राजा जनक अपनी शक्ति और दार्शनिक ज्ञान के लिए विख्यात थे। मिथिला के विदे का वर्णन वेद, ब्राह्मण, रामायण, महाभारत में भी आता है। देखो, उस समय उसका राज्य जो था वो राज्य तंत्रात्मक शासन के अधीन था, लेकिन
बुद्ध काल में यह संघ राज्य बन गया था। विदेह लोग भी वज्जी संघ के सदस्य थे। उनकी राजधानी मिथिला या जनकपुर में स्थित थी। बुद्ध के समय मिथिला एक प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था, जहाँ सहस्रावस्ती के व्यापारी अपना माल लेकर आते थे। इन दिनों इस क्षेत्र में 8 छोटे बड़े गणराज्य का उद्भव हुआ था। शक्तिशाली गणतंत्रों से घिरे होने के कारण ही इन सभी ने मिलकर वज्जी संघ की स्थापना की, जो बाद में लिच्छवी संघ के नाम से विख्यात हुआ। विदेह राजवंश का प्रारंभ जो था वो इक्ष्वाकु के पुत्र निमि विदेह से माना जाता है, जो सूर्यवंशी थे। दूसरे राजा मिथिजनक विदेह थे, जिसने मिथिला की स्थापना की। इक्ष्वाकु इसके बाद सभी राजाओं के नाम में जनक शब्द जुड़ने लगा। विदेह राजवंश के 25वें राजा सिरध्वज जनक थे, जिनकी पुत्री सीता का विवाह अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राम से हुआ था। इस वंश के प्रारंभिक चरण में कुल 53 राजा हुए। विदेह राजवंश को द्वितीय चरण में 15 राजा हुए, जिनमें जनक विदेह का नामक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इनके दरबार में विद्वानों की एक प्रतियोगिता हुई, जिसमें एकलव्य विजयी हुआ। इसकी जानकारी बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है। इस राजवंश में करल जनक आखिरी राजा हुए। इसके बाद मगध के राजा महापद्मानंद ने इसे अपने राज्य में मिला लिया। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष और विस्तार देखो। वर्तमान बिहार की राजधानी पटना और गया जिले के क्षेत्र में स्थित मगध प्राचीन भारत का एक प्रमुख राज्य था। यह बुद्ध काल में एक शक्तिशाली और संगठित राज्यतंत्र बन गया था। मगध राज्य का प्रारंभिक इतिहास महाभारत में वर्णित मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में पुराण और बौद्ध ग्रंथों के भिन्न भिन्न विवरण मिलते हैं। पुराणों के अनुसार मगध का राजवंश बृहद्रथ वंश से प्रारंभ होता था, लेकिन बृहद्रथ ने मगध में बृहद्रथ वंश की स्थापना की थी। बृहद्रथ के पिता का नाम चेंदीराज बसु था। इस वंश के राजाओं में सर्वाधिक प्रसिद्ध बृहद्रथ का पुत्र जरासंध हुआ। जरासंध इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। उसने काशी, कौशल, चेंदी, मालवा, विदेह, अंग, बंग, कलिंग और कश्मीर और गंधार राजाओं को भी पराजित किया। जरासंध को भीम ने विदंध युद्ध में पराजित करके उसका वध कर दिया। इसके बाद उसका पुत्र सहदेव शासक बना। बृहद्रथ वंश का अंतिम राजा रिपुंजय था। रिपुंजय की हत्या उसके मंत्री पुलक ने कर दी और उनके पुत्र को राजा बना दिया। बाद में एक दरबारी माहिए ने पुलक और उसके पुत्र को मारकर अपने पुत्र बिंबिसार को गद्दी पर बिठाया। बृहद्रथ की राजधानी को वसुमती और गिरिब्रिज और कुशाग्रपुर के नाम से जाना जाता है। हर्यक वंश बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम वंश हर्यक वंश, जिसका कहीं कहीं हर्यक और हर्यान वंश के रूप में भी उल्लेख हुआ है। प्रथम शासक बिंबिसार थे, परंतु यह राजनीतिक शक्ति के रूप में बिहार का उत्कर्ष और प्रथम मगध सम्राट बिंबिसार के शासनकाल में हुआ। देखो, बिंबिसार जो है 544 से 492 ईसा पूर्व था। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने 15 वर्षों की आयु में सिंहासन प्राप्त किया और आधी शताब्दी से अधिक समय तक मगध पर शासन किया। उसी के अधीन मगध का साम्राज्य विस्तार प्रारंभ हुआ। उसकी राजधानी गिरिब्रज राजगीर थी। कूटनीतिक संबंध और साम्राज्य विस्तार। बिंबिसार एक महत्वाकांक्षी शासक था और योग्य कूटनीतिज्ञ भी था। अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिए उसने वैवाहिक संबंधों की नीति अपनाई। उसकी पहली पत्नी कौशल देवी कौशल की राजकुमारी थी। इस विवाह में दहेज के रूप में बिंबिसार को काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ। साथ ही कौशल का शासक प्रसेनजीत उसका मित्र हो गया। उसकी दूसरी पत्नी चेलेना थी। चेलेना वैशाली के लिच्छवी शासक परिवार की राजकुमारी थी और इस विवाह से वज्जियों के साथ संबंध मजबूत हुए थे। इसकी तीसरी पत्नी जो थी वो पंजाब की मद्र राजकुमारी क्षेमा थी। पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं को सुरक्षित कर लेने के बाद बिंबिसार ने अपने पूर्वी पड़ोसियों अंग के राज्य पर चढ़ाई कर वहां के शासक बृहद्रथ का वध कर दिया। अंग की राजधानी चंपा में उसने अपने पुत्र अजातशत्रु को शासक नियुक्त किया और अवंती के शासक चंद्रप्रभूत महासेन के साथ हुआ। उसका युद्ध अनिर्णित रहा। अंततः दोनों ने मैत्री कर ली। प्रघोत के उपचार के लिए बिंबिसार ने अपने निजी चिकित्सक जीवक को उज्जैन भेजा। बिंबिसार का कूटनीतिक संपर्क गंधहार के शासक से भी रहा। बिंबिसार ने युद्ध और कूटनीति से मगध के क्षेत्रों का विस्तार किया और अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। बिंबिसार ने अपने बड़े पुत्र दर्शक को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रखा था, जो अजातशत्रु को पसंद नहीं था। उसने पिता को कैद कर खुद को राजा घोषित किया और बौद्ध स्रोतों में अजातशत्रु को अपने पिता का हत्यारा कहा जाता है, परंतु जैन स्रोत इससे सहमत नहीं है। बिंबिसार का निधन लगभग 492 ईसा पूर्व में हुआ। इतिहास में बिंबिसार को ऐसा प्रथम शासक माना जाता है जिसने स्थायी सेना रखी और इस प्रकार उसे सैन्य भी कहा जाता है। बिंबिसार ने सेना में पहली बार हाथी का प्रयोग भी किया था।
492 से 460 ईसा पूर्व में क्या था कि अजातशत्रु हर्यक वंश का था और उसका नाम कुनिक भी था। वह अपने पिता बिंबिसार की भांति साम्राज्यवादी था। उसके समय में कौशल से मगध का संघर्ष छिड़ गया। बिंबिसार की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी कौशल देवी की भी दुख से मृत्यु हो गई। बहन कौशल देवी की मृत्यु से प्रसन्नजित बड़ा क्रोधित हुआ और मगध को दिए गए काशी के अनेक ग्रामों को पुनः अपने अधिकार में ले लिया, जब दोनों गणराज्यों में संघर्ष का कारण बना। कौशल के साथ संघर्ष। कौशल और मगध के बीच संघर्ष को प्रसन्नजीत पराजित हुआ तथा उसने भागकर श्रावस्ती में शरण ली। देखो, दूसरी बार युद्ध में अजातशत्रु पराजित हुआ और प्रसन्नजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। अजातशत्रु के समय में काशी का प्रांत अंतिम रूप से मगध में मिला लिया गया। बज्जी संघ के साथ संघर्ष हुआ। जैसे देखो, कौशल से निपटने के बाद अजातशत्रु ने बज्जी संघ की ओर ध्यान दिया। वैशाली बज्जी संघ का प्रमुख राज्य था, जहाँ के शासक लिच्छवी नरेश थे। दोनों राज्यों के बीच बिंबिसार के समय से जारी मनमुटाव अजातशत्रु के समय संघर्ष में बदल गया। लिच्छवी राजकुमारी चेलेना बिंबिसार की पत्नी थी। उससे उत्पन्न 2 पुत्र हलल और बेहल को उसने अपना हाथी और रत्नों का एक हार दिया था। बाद में मनमुटाव के कारण जब अजातशत्रु ने उससे वह उपहार वापस मांगा तो दोनों भाई हलल और बेहल अपने नाना लिच्छवी नरेश जेठक के पास जाकर रहने लगे। फलतः अजातशत्रु क्रोधित हो गया। बज्जी से युद्ध करने के लिए गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर एक सैनिक छावनी का निर्माण हुआ, जहाँ से वैशाली पर अभियान में सुविधा हो। यह क्षेत्र पाटलीग्राम कहलाया, जो बाद में पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात हुआ और मगध के विस्तृत साम्राज्य की राजधानी बना। 16 वर्षों तक चले इस युद्ध में छल से भी काम लिया गया। भागवती सूत्र के अनुसार अजातशत्रु ने अपने मंत्री वस्कार की सहायता से बज्जी संघ के सदस्यों को फूट डाली, उनकी शक्ति को कमजोर किया और तत्पश्चात उसने वैशाली पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। इस प्रकार गंगा नदी के दोनों ओर मगध का आधिपत्य स्थापित हो गया, परंतु अभी भी अवंती का राज्य मगध का प्रबल शत्रु था। मध्यम निकाय के अनुसार अवंती नरेश पर घोत के द्वारा आक्रमण किए जाने की आशंका को ध्यान में रखते हुए अजातशत्रु ने राजगीर की सुरक्षा हेतु किलेबंदी कराई, जिसकी दीवारों के अवशेष अभी भी देखे जा सकते हैं। देखो, मल्ल पर अधिकार क्या है। लिच्छवियों को पराजित करने के बाद अजातशत्रु ने मल्ल संघ पर आक्रमण कर उससे परास्त किया। इस प्रकार पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े भूभाग पर इसका अधिकार हो गया। भास के अनुसार अजातशत्रु ने वैवाहिक संबंध द्वारा वत्स को अपना मित्र बना लिया और अजातशत्रु की धार्मिक नीति उदार थी। बौद्ध और जैन दोनों ही ग्रंथों में उसे अपने पिता का अनुयायी मानते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि पहले वह जैन धर्म से प्रभावित था, परंतु बाद में वह बौद्ध हो गया था। भरहूत स्तूप की एक वेदिका के ऊपर अजातशत्रु का भगवान बुद्ध की वंदना करने संबंधी लेख अजातशत्रु भागवती वंदते उत्कीर्ण मिलता है, जो उसके बौद्ध होने का पुरातात्विक प्रमाण है। ऊपर होगा। देखो, अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में बौद्ध महापरिनिर्वाण के पश्चात अजातशत्रु ने उनके अवशेषों पर राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया। उसके शासनकाल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार लगभग 32 वर्षों तक शासन करने के बाद अजातशत्रु लगभग 460 ईसा पूर्व में अपने पुत्र उदयन के द्वारा मारा गया। देखो, उल्लेखनीय है कि अजातशत्रु के मगध के सम्राट रहते हुए 487 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया और महावीर का निधन 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हो गया। उदयन भद्र और उदयन लगभग 459 से 444 ईसा पूर्व। उदय भद्र अथवा उदयन अजातशत्रु के बाद 459 ईसा पूर्व में मगध का राजा बना। बौद्ध ग्रंथों में उदय भद्र को प्रीतहंता बताया गया है, जबकि जैन ग्रंथों में उसे प्रीतभक्त कहा गया है। जैन ग्रंथों में उसकी माता का नाम पद्मावती मिलता है। उदयन अपने पिता अजातशत्रु के शासनकाल में चंपा का राज्यपाल था या उपराजा था। जैन मतानुसार पिता के निधन के बाद उसे कुलीनों और अमात्यों ने राजा बनाया। उसके जीवन काल की सबसे बड़ी प्रमुख घटना पाटलिपुत्र नगर की स्थापना रही है। उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर इस पर नगर को बसाया। उसने राजगृह से मगध की राजधानी को हटाकर पाटलिपुत्र में स्थापित किया। उदयन जैन मत का अनुयायी था। इसने पाटलिपुत्र के मध्य में एक जैन चैत्यगृह का निर्माण करवाया। वह नियमित रूप से व्रत करता था और आचार्यों के उपदेश सुनता था। उपदेश सुनने के दौरान ही एक दिन मगध के प्रतिद्वंदी राजा अवंती के राजा पोलक ने धोखे से उदयन को उनके पुत्रों के द्वारा मरवा दिया। हर्यक वंश का अंत हो गया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उदयन के 3 पुत्र थे। उसके नाम क्रमशः अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक थे। उन्हें भी प्रीतहंता कहा गया है। उदयन ने इन तीनों पुत्रों ने मगध पर शासन के अंतिम राजा नागदशक प्रसिद्ध हुआ, जिसे पुराण में दर्शक कहकर पुकारा गया है। उदयन ने इन तीनों पुत्रों ने मगध पर शासन किया और अंतिम राजा नागदशक जो था वो प्रसिद्ध हुआ, जिसे पुराण में दर्शक कहकर पुकारा गया। ये तीनों राजा अत्यंत विलासी और निर्बल थे। इनके काल में राज्य के चारों ओर हत्याएं, षड्यंत्र और भ्रष्टाचार फैल गया था।
व्यापक असंतोष फैल जाने के कारण राज्य में विद्रोह हुआ और इन प्रथंताओं को सिंहासन से हटाकर शिशुनाग नामक योग्य अमात्य को राजा बनाया गया। शिशुनाग वंश हो गया 412 से 344 ईसा पूर्व। 412 ईसा पूर्व में काशी के गवर्नर शिशुनाग को मगध का राजा बनाया गया। शिशुनाग योग्य व्यक्ति था और नागवंश से संबंधित था। हालांकि महावंश के अनुसार शिशुनाग को एक लिच्छवी राजा की वेश्या पत्नी से उत्पन्न कहा गया है, किंतु पुराणों के अनुसार वो क्षत्रिय थे। शिशुनाग ने जनसहयोग से 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग के समय मगध की 2 राजधानियां थीं, ग्रीव्रज और वैशाली। उसने मगध की सीमाओं का और अधिक विस्तार किया। उसका सर्वश्रेष्ठ सफलता अवंती पर विजय थी। उस समय अवंती का राजा अवंती वर्धन था और अवंती पर इस विजय के साथ इन दोनों राजाओं के मध्य लगभग 1 शताब्दी पुरानी प्रतिद्वंदिता समाप्त हो गई। पुराणों के अनुसार प्रद्योत वंश की सेना नष्ट हुई और अवंती का क्षेत्र मगध साम्राज्य में शामिल हो गया। शिशुनाग ने वत्स और कौशांबी पर भी विजय प्राप्त की। शिशुनाग की मृत्यु 394 ईसा पूर्व में हो गई। देखो, उसके बाद उसका पुत्र कलाशोक काकवर्ण मगध की गद्दी पर बैठा। महावंश में उसे कलाशोक और पुराण में काकवर्णी कहा गया है। कलाशोक ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र हस्तांतरित किया। उसके बाद पाटलिपुत्र ही मगध की राजधानी रही। कलाशोक के शासनकाल में वैशाली में बौद्ध धर्म की द्वितीय संगति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुआ। इसमें बौद्ध संघ में विभेद उत्पन्न हुआ और बाद वह 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। विभाजित घटक स्थाविर और महासंघिक कहलाए। परंपरागत नियमों में विश्वास करने वाले स्थाविर कहलाते थे। जो बौद्ध संघ में कुछ नए नियमों को समाविष्ट करने के पक्षधर रहे, वे महासंघिक कहलाए। इन्हीं दोनों संप्रदायों के से संबंध में क्रमशः हीनयान महायान की उत्पत्ति हुई। वानभट्ट रचित हर्षचरित्र के अनुसार राजधानी के समीप घूमते हुए काकवर्ण की हत्या महापद्मनंद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर कर दी। कलाशोक की मृत्यु 366 ईसा पूर्व में हो गई। महाबोधि वंश के अनुसार कलाशोक के 10 पुत्र थे। इन पुत्रों ने सम्मिलित रूप से मगध में 22 वर्षों तक शासन किया। कलाशोक के 10 पुत्रों में नंदीवर्धन का नाम सबसे महत्वपूर्ण है। नंदीवर्धन या महानंदी शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। कलाशोक के उत्तराधिकारी का शासन अंतिम रूप से 344 ईसा पूर्व में समाप्त हो गया होगा। नंद वंश था 344 से 321 ईसा पूर्व। ठीक है ना। महापद्मानंद ने शिशुनाग वंश का अंत करके मगध साम्राज्य पर 344 ईसा पूर्व में अधिकार कर लिया। पुराण में इसे महापद्म और महाबोधि वंश के उग्रसेन कहा गया है। पुराणों के अनुसार नंद वंश का प्रथम राजा महापद्मानंद था। पाली ग्रंथ के अनुसार महापद्मानंद का नाम उग्रसेन था। पुराणों के अनुसार उग्रसेन का नाम महापद्मानंद इसलिए पड़ा क्योंकि इसके पास 10 पद्म सेना इतनी ही संपत्ति थी। प्राय सभी ग्रंथों में इसे नाई जाति का बताया गया है। यूनानी लेखक क्वार्टियस ने सिकंदर के समकालीन नंद सम्राट घनानंद के विषय में लिखा है कि घनानंद का पिता महापद्मानंद नाई जाति का था। अपनी सुंदरता के कारण वह रानी का प्रिय पात्र बन गया और उसके प्रभाव से राजा का विश्वास पात्र बना रहा। फिर धोखे से उसने राजा की हत्या कर दी। इसके बाद राजकुमारों के संरक्षण के बहाने कार्य करते हुए सिंहासन पर अधिकार कर लिया। अंत में उसने राजकुमारों की भी हत्या कर दी। इस प्रकार महापद्मानंद मगध का सम्राट बना। महाबोधि वंश में कलाशोक के जिन 10 पुत्रों का उल्लेख हुआ है वे अवयस्क थे तथा महापद्मानंद उनका संरक्षक था। मौर्यों के उत्कर्ष के पूर्व मगध साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार उसी ने किया। महापद्मानंद मगध के सिंहासन पर बैठने वाले सभी राजाओं में सर्वाधिक शक्तिशाली राजा साबित हुआ। उसे कली का अंश, सर्वछत्रांतक, दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया। उसने तत्कालीन सभी प्रमुख राजवंशों को परास्त किया और एक क्षत्रिय राज्य की स्थापना की। उसने जिन राजवंशों पर विजय हासिल की उनमें इक्ष्वाकु, पंचाल, काशी, कलिंग, अश्मक, हैये, मैथिली, वीति, होत्र, कुरु, शूरसेन आदि 10 राजा शामिल थे। पुराण के अनुसार इन राजवंशों में इक्ष्वाकु ने 24 वर्ष, काशी ने 24 वर्ष, पंचाल ने 27 वर्ष, हैये ने 28 वर्ष, कलिंग ने 32 वर्ष, शूरसेन ने 23 वर्ष, मैथिल ने 28 वर्ष और वीति होत्र ने 20 साल तक शासन किया। देखो, भारतीय इतिहास में पहली बार महापद्मानंद ने मगध जैसे एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जिसकी सीमाएं गंगा घाटी और मैदानों का अतिक्रमण कर गई। विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में विजयी पताका फहराने वाला पहला मगध का शासक महापद्मानंद ही हुआ। इस विशाल साम्राज्य में एक तंत्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए। संभवतः इस कारण भी इस वंश को नंद वंश कहा जाता है। उग्रसेन थे। महापद्मानंद दूसरा था। पांडुक तीसरा। पंडुगति था। चौथा भूतकाल था। 5वां राष्ट्रपाल था। छठा गोविशाकर्णक था और एक दर्शसिद्धक था। कैवर्त था। घनानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था जो सिकंदर का समकालीन था। यूनानी लेखक ने अग्रमीज यानी उग्रसेन और महापद्मानंद का पुत्र का
मध्यशाल उसका सेनापति था। घनानंद एक साम्राज्य का साम्राज्य काफ़ी विशाल था, जो उत्तर में हिमालय से दक्षिण में गंगोत्री तक, पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में मगध तक फैला हुआ था। पूर्वी दक्षिणापथ में कलिंग भी इसके अधीन था। नंद साम्राज्य उस समय शक्तिशाली अवस्था में था। कहा जाता है कि नंद वंश के सैन्य बल, विशेषकर हस्ती सेना के कारण ही सिकंदर और सैनिक ने व्यास नदी का तट पार करने से इनकार कर दिया और सिकंदर का भारतीय अभियान अधूरा ही रह गया। नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद के पुत्र घनानंद के शासनकाल में भारत पर सिकंदर का आक्रमण 327 ईसा पूर्व में हुआ था। घनानंद एक लालची शासक था, जिसे टर्रर के अनुसार धन बटोरने का व्यसन था। उसने 80 करोड़ की धनराशि गंगा के अंदर एक पर्वत गुफा में छिपा कर रखी थी। उसने वस्तुओं के अलावा पशुओं के चमड़े, वृक्षों की गोंद और खनन योग्य के पत्थरों पर भी कर लगाकर अधिक से अधिक धन का संचय किया था। घनानंद अपनी असीम शक्ति और संपत्ति के बावजूद राज्य की आम जनता का विश्वास नहीं जीत सका, बल्कि राज्य की प्रजा उसे घृणा करती थी। अपने शासनकाल में घनानंद ने जनमत की घोर उपेक्षा की और उस काल में एक महान विद्वान ब्राह्मण चाणक्य को अपमानित किया। वह छोटी छोटी वस्तुओं के ऊपर बड़े बड़े कर लगाकर जनता से बलपूर्वक धन वसूला करता था। परिणाम स्वरूप जनता नंदों के शासन के खिलाफ हो गई थी। चारों तरफ घृणा और असंतोष का वातावरण बन गया था। इस स्थिति का लाभ उठाकर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से घनानंद की हत्या करके मगध की जनता को अत्याचारी नंद वंश के शासन से मुक्ति दिलाई। नंद वंश का शासन 321 ईसा पूर्व में समाप्त हो गया। नंद वंश के शासनकाल में मगध आर्थिक रूप से अत्यंत समृद्ध था। इसकी चर्चा दूर दूर तक होती है। देखो, 7वीं सदी के चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी नंदों के अतुल्य संपत्ति की रोचक कहानी सुनी थी। ह्वेनसांग के अनुसार पाटलिपुत्र में 5 स्तूप थे, जो नंद राजा के साथ बहुमूल्य पदार्थों द्वारा संचित कोषागारों का प्रतिनिधित्व करते थे। मगध की आर्थिक समृद्धता के कारण राजधानी पाटलिपुत्र शिक्षा साहित्य का केंद्र बन गया था। व्याकरण के महान विद्वान आचार्य पनिनी महापद्मानंद के मित्र थे। पनिनी ने पाटलिपुत्र में शिक्षा भी पाई थी। वर्ष, उपवर्ष, वररुचि, कात्यायन जैसे विद्वान भी नंद के शासनकाल में ही थे। नंद शासक जैन धर्म को मानते थे तथा उन्हें अपने शासन में अनेक जैन मंत्रियों को नियुक्त किया था। कल्प उन मंत्रियों में पहला था। शकटार और स्थूलभद्र घनानंद के जैन मतावलंबी अमात्य थे। नंद शासकों के काल में मगध साम्राज्य राजनीतिक और सांस्कृतिक